कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार एक कंपनी शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है। ऐसे पूर्वाधिकार अंश 20 वर्षों के अंतर्गत शोधनीय होते हैं। ये पूर्वाधिकार अंश 20 वर्षों के बाद भी निर्गमित किए जा सकते 20 वर्षों के बाद के लिए भी निर्गमित किए जा सकते हैं। प्रायः ऐसी दशा उस कंपनियों के लिए लागू होती है जो कि आधारभूत संरचना वाली कंपनियां होती हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां, जैसे सड़क बनाने वाली, बिजली पानी की सुविधा देने वाली कंपनियां अपने पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती हैं जो 20 वर्षों के बाद शोधनीय हो, यानी वो 30 वर्षों तक के लिए निर्गमित कर सकती हैं, परंतु 20 वर्ष के बाद हर वर्ष वो 10% का भुगतान करेंगी। तो जो शोधनीय पूर्वाधिकार अंश यानी जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उनको कंपनियां कहां से भुगतान कर सकती हैं, कैसे शोधन कर सकती हैं, इसके लिए मुख्यतः 3 सोर्सेज होते हैं। जो सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन के 3 सोर्सेज होते हैं। एक तो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जो विभाज्य लाभ है, ऐसा लाभ जो कंपनियां अपने अंशधारियों को लाभांश के रूप में बांटती हैं और वो लाभ उन खातों का उपयोग किया जा सकता है, डिविजिबल प्रॉफिट जिसको कहते हैं। दूसरा, ये नए अंशों के निर्गमन से कर सकती हैं, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, जो इसी उद्देश्य के लिए किए जाएंगे। और तीसरा ये कि दोनों विधियों का मिश्रित उपयोग करें, यानी कुछ हिस्सा, कुछ भाग जो है डिविजिबल प्रॉफिट से भुगतान करें और कुछ भाग जो है वो नए अंशों के निर्गमन से भुगतान करें। तो ये धारा 55 के अनुसार भुगतान के लिए जो शर्तें दी गई हैं, वो उसमें पहला है कि शोधन के कौन से स्रोत हो सकते हैं। दूसरा ये कि केवल पूर्णदत्त यानी जो फुल्ली पेड शेयर्स अंश हैं, उन्हीं का ही भुगतान किया जा सकता है। बाय द वे, मान लीजिए कुछ अंश जो हैं फुल्ली पेड नहीं हैं या उन पर अंतिम याचना मांगी नहीं गई है, तो ऐसे अंशों की पहले पूर्णदत्त किया जाएगा, यानी पहले अंतिम याचना मांगी जाएगी, उनसे पैसे जमा करा लिए जाएंगे, उसके बाद भुगतान किए जाएंगे। इसके बाद तीसरा जो है, यदि अंशों का भुगतान अधिमूल्य पर हो रहा है तो अधिमूल्य का प्रावधान शोधन के पूर्व होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 10 रुपये के अंश हैं, 12 रुपये में भुगतान किए जा रहे हैं, तो कंपनी को 2 रुपये का नुकसान होगा, जिसको ये 2 रुपया जो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। तो ऐसे प्रीमियम की रकम, ऐसे अधिमूल्य का भुगतान कंपनी जो है पहले अपने पूंजीगत लाभों से करेगी। पूंजीगत लाभ का मतलब जैसे कैपिटल रिजर्व हुआ, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हुआ, ये जो प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन होंगे, उन लाभों से पहले इनका राइट ऑफ कर लेंगे, तब पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करने जाएंगे। चौथा है कि यदि शोधन विभाज्य लाभों में से हो रहा है, यानी कि जो आपके जनरल रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, रिजर्व फंड है या डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, ऐसे फंडों से अगर इनका भुगतान किया जा रहा है तो इनसे एक पूंजी शोधन कोष यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना होगा। और इनका उपयोग जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का भुगतान होने के बाद, यानी ये शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान होने के बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का उपयोग केवल बोनस अंशों के निर्गमन के लिए ही किया जा सकता है। 5वां पॉइंट इसमें है शोधन की शर्तों में कि शोधन अंतर नियमों की व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर हैं उनके रिडम्पशन के लिए कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न दिया रहता है, प्रोविज़न दिया गया होगा, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसी के अनुरूप ही इनका रिडम्पशन होना चाहिए। इसके अलावा पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए ऋण पत्रों के निर्गमन की रकम का उपयोग नहीं किया जा सकता। जो डिवेंचर हैं उनके इशू से जो रकम मिलेगी उसका उपयोग जो है इसमें नहीं किया जा सकता शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान में। और जो 7वां पॉइंट दिया गया है कि ये आधारभूत संरचना वाली कंपनियां, जैसा कि हमने कहा कि कंपनी जो है 20 वर्ष से अधिक के समय के लिए भी प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकती है, लेकिन ऐसी कंपनियां केवल इंफ्रास्ट्रक्चर
संस्थाओं में कार्यों में लगी होनी चाहिए। तो ये 30 वर्ष के लिए जारी कर सकती हैं, लेकिन 20 वर्ष के बाद हर साल 10% इनको भुगतान करना होगा। तो इस तरीके से ये जो है आपके पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान की शर्तें दी गई हैं। पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान की शर्तें दी गई हैं। इसके बाद जो है ये विभाजन योग्य लाभों से भुगतान करने के लिए कौन कौन से जो अकाउंट होते हैं, कौन कौन से जो संचय खाते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें पहला कि सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का उपयोग कर सकते हैं, जनरल रिजर्व का उपयोग कर सकते हैं, रिजर्व फंड का उपयोग हो सकते हैं, इंश्योरेंस फंड होगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड यानी लाभांश समानीकरण कोष। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी को कभी लाभ नहीं होता तो डिविडेंड को बराबर करने के लिए, ये लाभांश को बराबर करने के लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बनाती हैं। ये जितने भी फंड हैं, जितने भी फंडों का नाम ले रहे हैं, ये फंड कैसे बनाए जाते हैं? कंपनी का जब हर दर साल जो प्रॉफिट होता है उसमें से डिविडेंड बांटने के बाद ये रकम ट्रांसफ़र करके इसमें सरप्लस के रूप में ट्रांसफ़र की जाती है। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इसके बाद एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन फंड और वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, ये आपके खाते हैं जिनसे हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में रकम ट्रांसफ़र करेंगे। उतनी रकम ट्रांसफ़र करेंगे जितना कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो रहा। अगर 10 रुपये के शेयर हैं, 1000 अंशों का भुगतान हो रहा है तो 10,000 ट्रांसफ़र करेंगे। मान लीजिए जो आपके 1000 शेयर का पेमेंट हो रहा है, 10 रुपये वाले शेयर 12 रुपये में पेमेंट किए जा रहे हैं, तो भी कैपिटल रिजर्व रिडम्पशन रिजर्व में हम 10,000 का ही ट्रांसफ़र करेंगे। 2 रुपया जो प्रीमियम की रकम है वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में न ट्रांसफ़र करके, बल्कि जो कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम होते हैं उससे राइट ऑफ की जानी होती है। तो कहने का मतलब ये कि जो पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान किया जाता है उसमें जो नॉमिनल वैल्यू होती है, जो उनका अंकित मूल्य होता है, उसी के बराबर का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना होगा। इसके बाद जो है कौन से खाते हम इसमें प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने के लिए, या जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट नहीं मानते हैं। ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, जो शेयर प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं, प्रीमियम की रकम इस खाते में रखी जाती है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जो शेयर फॉरफिट किए गए हैं उनकी रकम अगर पड़ी है तो उसका उपयोग नहीं करेंगे। प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने के पहले का जो लाभ होता है वो उपयोग नहीं कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व, ये जितने भी खाते हैं सभी के लाभ जो हैं वो पूंजीगत लाभ होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं। इसके बाद है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट ड्यू टू सेल्स ऑफ असेट्स। ये इतने प्रॉफिट एक तरीके से ये कैपिटल नेचर के होते हैं, पूंजीगत लाभ होते हैं जिनका उपयोग ये नहीं कर सकते ऋण पत्रों, ये पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान के लिए। इसके बाद जो है ये कौन सा मेथड इसमें उपयोग किया जा सकता है, कौन सा मेथड जो है ये ऋण पत्र नहीं पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए कर सकते हैं। एक तो है कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, जो अंश है पूर्वाधिकार अंश उनका भुगतान आउट ऑफ प्रॉफिट से किया जाए। इशू ऑफ न्यू शेयर से पहले भी बता चुके हैं। और तीसरा पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली इशू ऑफ न्यू शेयर्स। इसके बाद बाई कन्वर्सन, परिवर्तन विधि द्वारा इनका भुगतान हो सकता है। परिवर्तन विधि का मतलब ये है कि शोध्य पूर्वाधिकार अंशों यानी कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं उनके बदले में नए शेयर इशू किए जाएं। तो इस तरीके से ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का रूल्स दिया गया है। इसके बाद जो है जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं, कैसे अकाउंटिंग एंट्री करते हैं पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान के लिए। सबसे पहले तो इसमें हम ये देखते हैं कि क्या जो प्रेफरेंस शेयर वो पार्टली पेड है यानी फुल्ली पेड नहीं है। तो ऐसी दशा में फुल्ली पेड बनाने के लिए हम फाइनल कॉल के ड्यू करने की एंट्री करते हैं, यानी फाइनल कॉल को पहले हम मांग लेते हैं, पा लेते हैं, तब उसके बाद जो है इनके पेमेंट की प्रोसेस शुरू होती है। तो पहले एंट्री इसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, इसको हम अकाउंट को डेबिट करेंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट।
ये जब ड्यू हो जाएगी तब उसके बाद इसके पाने की एंट्री करेंगे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये आपके आंशिक दत्तांशों को पूर्ण दत्तांश बनाने के लिए होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनके रिडम्पशन की शोधन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अगर आउट ऑफ प्रॉफिट से भुगतान किया जाएगा तो रिजर्व, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए जो खाते हमने बताए थे उनको हम डेबिट करेंगे और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। उसमें से कुछ एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है एंट्री नंबर 2 पर कि सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग नेसेसरी अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कहाँ पर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यदि नए अंशों के निर्गमन से इनका शोधन है तो पहले हम इनके नए अंशों के निर्गमन की एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर शेयर प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करेंगे, और नहीं अगर एट पार जारी किए जाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से अंशों के निर्गमन की एंट्री होगी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पूर्वाधिकार अंशों की रकम को भुगतान करने के लिए देय होने पर, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसका अमाउंट हम ड्यू करेंगे। अमाउंट ड्यू करते समय अगर एट पार है तो केवल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और अगर ऐसा नहीं है प्रीमियम पर रिडम्पशन हो रहा है तो प्रीमियम को भी हम डेबिट करेंगे। यानी एंट्री हो जाएगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये अमाउंट ड्यू करने की एंट्री होती है। इसके बाद जो है प्रीमियम को हम राइट ऑफ करते हैं। जो प्रीमियम अभी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए डेबिट किया है उसको हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, यानी शोधन पर देय प्रीमियम अपलिखित करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पर उनकी रकम होती है। और नीचे टू लिखा है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन हो रहा है उस पर जो प्रीमियम है, तो इस तरीके से प्रीमियम में राइट ऑफ हो जाता है। प्रीमियम राइट ऑफ करने के बाद हम क्या करते हैं कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को उनकी रकम का पेमेंट कर देते हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पेमेंट की एंट्री हो जाएगी अगर इनको कैश पेमेंट कर रहे हैं तो। और अगर कैश पेमेंट इनका नहीं हो रहा बल्कि बाई कन्वर्सन हो रहा है, ये परिवर्तित कर दे रहे हैं शेयर में, तो हम क्या करेंगे कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इस तरीके से अगर नए अंशों के इशू से, नए अंशों के निर्गमन से पुराने जो ये शोध पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान हो रहा है तो उस कंडीशन में ये एंट्री होती है, यानी बाई कन्वर्सन की दशा में। तो इस तरीके से ये जो है आपकी एंट्रियां की जाती हैं काहे के लिए, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसके पेमेंट के लिए। इस तरीके से इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने के लिए आप अगले वीडियो को हमारे देखेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।